प्रिय प्रतियोगी, आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं और इस विषय में मैत्री इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह भारत की राज्य व्यवस्था से हम लोग सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय को शुरू कर रहे हैं। यह विषय हम सभी प्रतियोगी के लिए जरूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस विषय से हर परीक्षा में, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षाएं हों, सिविल सेवा की परीक्षाएं हों, सभी परीक्षाओं में ठीक ठाक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें केवल प्रश्न पूछने के लिहाज से ये विषय जरूरी नहीं है। एक बात हम आपको बता दें, ये विषय इस कारण भी जरूरी है क्योंकि ये संविधान हमें इसमें पढ़ना होता है और भारत की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या किसी भी जीवन के किसी भी पहलू को अगर छुआ जाए तो वो राज्य व्यवस्था से हटकर नहीं होता, संविधान से अलग नहीं होता। इसलिए इस विषय को हम जितना समझेंगे और जितना समझकर जितना स्पष्ट अपनी अवधारणा को रखेंगे, किसी भी प्रश्न को हल करते वक्त हम संवैधानिक नजरिए को सम्मिलित कर पाएंगे, कानूनी दृष्टिकोण को जान पाएंगे, राजनैतिक अवधारणाओं को उसमें सम्मिलित कर पाएंगे। इसलिए ये विषय केवल इसके प्रश्न के आधार पर जरूरी न समझिएगा, बल्कि यह विषय हमारी तमाम बातों के आधार के रूप में उपयोग में आएगा, यह मान करके हमें इस विषय को सीखना होता है। तो आपके सामने है भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। राज्य व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है संविधान। तो हम संविधान पर आएंगे। कौन सी बात पर आएंगे? संविधान की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का संविधान हमें देखना है और भारत की राज्य व्यवस्था देखनी है। तो हमारा जो विषय है वो है भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान। अब इस विषय की शुरुआत करते हुए हम लोग पहले चैप्टर से आज बात शुरू करने वाले हैं और पहला चैप्टर होगा, पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास। तो पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं, पहला चैप्टर हम लोग लेते हैं भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। वैसे तो हम लोगों को पता है भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। लेकिन जब संवैधानिक विकास की बात करेंगे, संविधान के विकास की बात करेंगे, तो हमें कई 100 साल पहले जाना पड़ेगा। सैकड़ों वर्षों हमें पहले जाकर के देखना होगा कि आखिर संविधान या कानून की जो शुरुआत हुई और जैसे कैसे कैसे कानून आगे बढ़ा, उसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। तो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो पहला भाग होगा
वो यही कि भारत में आधुनिक कानूनों की शुरुआत कहाँ से हुई। ऐसा माना जाता है कि आधुनिक कानूनों की शुरुआत भारत में ब्रिटिश काल से हुई। तो भारत में जब ब्रिटिश काल प्रारंभ हुआ, भारत में आधुनिक कानूनों की भी शुरुआत हुई। तो ब्रिटिश काल से ही हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश काल में कैसे हुआ, कैसे धीरे धीरे संवैधानिक तौर तरीके हमारे सामने आए, जिसका विकसित रूप आज हमारे सामने है। अब हमें ब्रिटिश काल देखना है, तो ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास की बात करेंगे। ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास, और ब्रिटिश काल में अगर संवैधानिक विकास की हम लोग बात करें तो सबसे पहले ब्रिटिश काल को दो भाग में हमें बांट कर चलना होगा। तो ब्रिटिश काल को दो भाग में बांट लें, क्योंकि दो भाग में बांटने से हमें अपनी बात को समझने समझाने में बड़ी सहूलियत हो जाएगी। तो इस दशा में हम लोग दो भाग में करके देखें कि कौन से दो भाग होंगे। तो पहला, जब भारत में जो ब्रिटिश काल था उसमें पहला भाग कंपनी का शासन, यानी आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, यानी एक चरण होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास हुआ वो, और एक चरण होगा ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो दूसरा है ये कि ब्रिटिश शासन या सरकार के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन या सरकार के अंतर्गत संवैधानिक विकास, के अंतर्गत संवैधानिक विकास। ये बात आपके सामने है कि हमें सबसे पहले दो भाग में इसे क्लियर करना है कि ब्रिटिश काल के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश सरकार के अंदर, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ। यह काल आपका 1773 ईस्वी से प्रारंभ मान करके 1858 तक, 1858 ईस्वी तक चला, और यह काल 1858 ईस्वी से लेकर के भारत की आजादी तक 1947 तक चला। तो एक संवैधानिक विकास यहां हो रहा है, एक संवैधानिक विकास यहां हो रहा है। इन दोनों को हमें क्रम से देखना है। सबसे पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में हुए संवैधानिक विकास की बात करनी है। तो पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास, ये हम लोग बात शुरू करेंगे यहां से, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है वो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, भारत में इनके अंतर्गत किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ। तो शुरुआत हम लोग सीधा सीधा कहां से कर लें, वहां से कर लें जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही ब्रिटिश सरकार की
ब्रिटिश सरकार के कानून से, यानी कि वहां के महारानी के आदेश से कंपनी की स्थापना हुई थी। शुरू करते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। उस समय चूंकि राजलेख हुआ करता था, महारानी का शासन होता था, इसलिए जो कानून होते थे वो राजलेख, राजाज्ञा हुआ करते थे, जिन्हें चार्टर कहते थे। इनको कहते थे चार्टर। तो आप कह सकते हैं कि चार्टर ऑफ 1600, चार्टर ऑफ 1600। इस 1600 वाले चार्टर में क्या हुआ, तो आप जान लें इसमें क्या हुआ। इसमें हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे आपको ध्यान रखना होगा कि दिसंबर 31, यानी 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम, नाम याद रखें, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इनके आदेश से पूरब के देशों से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनी, जिसका नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका काम क्या था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगा, यानी ब्रिटेन से पूरब की तरफ आकर के ये लोग व्यापार करेंगे, और पूरब की तरफ, क्योंकि भारत है तो भाई भारत में भी व्यापार करेंगे, भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी व्यापार करने के लिए ये कंपनी अधिकृत हुई। एक और बात ये कि प्रारंभ में 15 वर्षों का लाइसेंस मिला था। तो 15 वर्षों के लिए कंपनी को लाइसेंस मिला था कि कंपनी 15 वर्ष तक जो है पहली बार में व्यापार करने का उसको समय दिया गया। कंपनी बन गई, कंपनी को व्यापार करने के लिए कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त हो गए। अब कंपनी चलेगी कैसे, कंपनी का संचालन कैसे होगा, इसके लिए निश्चित रूप से राजलेख में कुछ कानून भी रहे होंगे, कुछ व्यवस्था रही होगी। यहीं से संविधान की अवधारणा हमारे मन में आना शुरू हो जाती है। तो कंपनी को चलाने के लिए एक गवर्नर की नियुक्ति हुई थी, एक उप गवर्नर की नियुक्ति हुई, इसके साथ साथ 24 निदेशकों का समूह बना, या कंपनी के निदेशकों की परिषद, या इसको आप क्या कह सकते हैं, परिषद। इसी को बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। इसे बाद में क्या नाम दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी का निदेशक मंडल कहा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। तो इस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक परिषद बनी, और कंपनी का संचालन करने के लिए यह एक छोटा सा प्रारूप, कानूनी प्रारूप बन करके तैयार हुआ। कंपनी अपना काम प्रारंभ कर दी। पूरब के देशों से कंपनी ने इस व्यवस्था के तहत अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। कंपनी की जो व्यवस्था थी अब इसके अनुरूप आगे बढ़ने लगी। उसमें से थोड़ा सा सुधार करने के लिए 1726 ईस्वी में फिर से एक राजलेख आया। तो 1726 ईस्वी का राजलेख यानी चार्टर ऑफ 1726, 1726 ईस्वी का राजलेख। इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं थी, इसमें इतनी थी कि कोलकाता, उस समय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, ये तीन जो प्रेसिडेंसी थी
3 प्रेसिडेंसी, ये 3 जो प्रेसिडेंसी थी, ये तीनों प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति निदेश तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसीज को विधि बनाने का, विधि निर्मित करने का अधिकार दे दिया गया। ये अधिकार पहले निदेशक मंडल को था, ये अधिकार पहले निदेशक मंडल को थे, जो अब तीनों प्रेसिडेंसी को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई को दे दिया गया। वो ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि निदेशक मंडल जो ब्रिटेन में रहता था, भारत में कंपनी के कार्यों के लिए किसी प्रकार के विधि की आवश्यकता होती थी, निदेशक मंडल समय पर वो काम नहीं कर पाता था। ऐसे में व्यवहारिक दिक्कत को कंपनी ने महसूस किया और सरकार ने राजलेख के द्वारा यह अधिकार दिया कि कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में जो 3 प्रेसिडेंसीज काम कर रही हैं, इन तीनों को स्वयं अपनी जरूरत के अनुसार कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया जाए। तो 1726 में मात्र इतना सुधार किया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आता है सबसे महत्वपूर्ण समय, जिसे हम कहते हैं 1773 का राजलेख। 1773 का राजलेख, चार्टर ऑफ 1773, 1773 का राजलेख। और इसी का जो सबसे लोकप्रिय नाम है, इसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम देते हैं इसको? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्योंकि कंपनी को ब्रिटेन की सरकार ने ये महसूस किया कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता आ गई है। 1773 में ऐसा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी बनाई थी। इसमें जान लें कि एक सीक्रेट कमेटी बनी हुई थी। इस सीक्रेट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर, इस सीक्रेट कमेटी गुप्त समिति ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस नतीजे पर पहुंची कि कंपनी के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण बहुत ही सख्ती से करने की आवश्यकता थी। कहानी ये थी कि कंपनी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी बड़ी तेजी से अमीर होते चले जा रहे थे और ब्रिटिश जनता में कंपनी को लेकर के तमाम तरह की बुरे सूचनाएं, खराब सूचनाएं जो है ब्रिटिश जनता को मिल रही थी। और कंपनी के प्रति जो भाव थे ब्रिटिश जनता के, वो काफी जो है तल्ख थे, बड़े कठोर थे। ऐसे में ब्रिटिश तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, इनका नाम जानना, लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक सीक्रेट कमेटी बनाई और उसी सीक्रेट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसे 1773 का राजलेख या चार्टर एक्ट भी कह सकते हैं। इस प्रकार ये सबसे बड़ा कानून आता है और यहीं से सारी बातें शुरू होती है। हम लोग सबसे पहले इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि इस कानून का उद्देश्य क्या रहा होगा। तो उद्देश्य में क्या था? नियंत्रण, यानी कि नियंत्रण करना किस पर? कंपनी पर
सरकार क्या करेगी? नियंत्रण करेगी और कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करेगी। क्या करेगी? कंपनी में व्याप्त जो दोष होंगे, व्याप्त दोषों को दूर करेगी। ये दो उद्देश्य थे जिनके लिए 1773 में एक्ट लाया गया। अब इस दोष को दूर करने और कंपनी को नियंत्रण करने के लिए सरकार को क्या करना था? सबसे पहले ये कंपनी जो कार्य कर रही थी, यानी कंपनी जो कार्य कर रही थी वो भारत में और ब्रिटेन में, दोनों जगह, ब्रिटेन और भारत दोनों जगह पर कंपनी कार्य कर रही थी। इसलिए कंपनी को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में भी कुछ बदलाव करने थे ब्रिटिश व्यवस्था में, और भारत में भी कुछ बदलाव करने थे कंपनी से संबंधित। ये सारे बदलाव कंपनी से संबंधित होने थे। तो पहला काम ब्रिटेन में जो किया गया उसको देख लिया जाए, फिर उसके बाद भारत में जो बदलाव होंगे हम उन्हें देखेंगे क्रम से। पहला काम क्या किया गया कि ब्रिटेन में जो निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल, इसमें सदस्यों की संख्या 24 जो थी, कार्यकाल इनका यानी निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। निदेशक मंडल जो 1 वर्ष के लिए होते थे, 1 वर्ष के स्थान पर उन्हें 4 वर्ष कर दिया गया, पहला काम। और 24 सदस्यों में दूसरा काम क्या किया गया कि 24 सदस्यों में से 24 सदस्यों में से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश लेंगे, प्रतिवर्ष अवकाश लेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक कि निदेशक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया ब्रिटेन में, और हर 1 वर्ष में ये देखा गया कि 24 में से 1/4 सदस्य यानी कि 6 सदस्य हर साल क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए सदस्य आएंगे। और इन नए सदस्यों को कंपनी के जो प्रोप्राइटर्स का जो ग्रुप है, कंपनी के जो अंशधारकों का जो ग्रुप है, उनके माध्यम से इन निदेशकों का चयन होता था। तो ये 2 बदलाव किए गए ब्रिटेन में। कहाँ किए गए? ब्रिटेन में ये 2 बदलाव किए गए। अब बारी है भारत के बदलावों की कि भारत में कंपनी के स्तर पर क्या क्या बदलाव किया गया। तो सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया वो ये, यहां क्रम से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए। बदलाव नंबर 1, कलकत्ता, उस समय कलकत्ता का जो गवर्नर था उसे पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया और उसका नाम हुआ गवर्नर जनरल। तो यहां देखेंगे कि एक कलकत्ता का गवर्नर पूरे ब्रिटिश क्षेत्र, पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर बना या बना दिया गया, पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर हुआ। और अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वो क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसका पद हो गया गवर्नर जनरल का। पहले वो केवल फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंसी का गवर्नर होता था, अब वो संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर हुआ और अब उसका नाम हो गया गवर्नर जनरल। इस तरह से आप देखेंगे तो जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का, मद्रास का और मुंबई का
इन तीनों प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर बना। तो तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना। पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। अब ये कलकत्ता का जो गवर्नर था, जो पूरे भारत का, पूरे ब्रिटिश क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना, अब मद्रास और मुंबई पर उसका अधिकार हो गया। यानी मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी कलकत्ता के, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। उसके अलावा दूसरा चेंज क्या किया गया कि जितनी भी संपूर्ण शक्ति, चाहे वो सैनिक शक्ति थी या असैनिक शक्ति थी, यानी कि सैनिक, संपूर्ण सैनिक व असैनिक, इसको आप चाहें तो सिविल कह दें, सिविल शक्ति, इसको जो है गवर्नर जनरल में और उसकी 4 सदस्यीय परिषद में अंतर्निहित की गई। शक्ति गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को दे दी गई। अर्थात एक गवर्नर जनरल होगा और 4, एक गवर्नर जनरल और 4 कौन, परिषद के सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद। इस तरह से कुल 5 सदस्य हो गए। इसमें एक और काम जो करना था, आपने देखा कि संपूर्ण शक्ति कहां दे दी गई, गवर्नर और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को। पहली बार एक काउंसिल भी बन गया, परिषद भी बनी। निर्णय आप देखेंगे कि जो निर्णय होने थे, निर्णय बहुमत से होने थे, निर्णय बहुमत से होना था और गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देना था। गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देना था। यानी कि जब परिषद के 4 सदस्य का वोट 2-2 बराबर हो जाएगा, ऐसी स्थिति में ही केवल गवर्नर जनरल को वोट करना था, अन्यथा बहुमत जैसे बने, अर्थात इस 4 में से 3 सदस्य जिधर होंगे निर्णय उसी पक्ष का हो जाना है। यह एक व्यवहारिक दिक्कत, यह एक व्यवहारिक बात आई। जो गवर्नर बना वो कौन बना, गवर्नर, पहला गवर्नर जनरल जो भारत का, यानी संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र का, क्या कहेंगे, संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र का, वो कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स, का नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ये पहला बंगाल का गवर्नर जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर बना और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार इसने काम करना शुरू किया। एक व्यवहारिक बात यह है कि जो 4 लोग थे, ये जो 4 लोग थे, 4 लोग में इन चारों के नाम भी अगर आप देख लें, एक का नाम था फिलिप फ्रांसिस, पूरा नाम इसका था फिलिप फ्रांसिस। तो एक फ्रांसिस, एक का नाम था क्लेवरिंग, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मानसन और एक बरवेल। ये चार लोग थे जो वारेन हेस्टिंग्स यानी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य थे। अब इन 4 में से तीन लोगों का वारेन हेस्टिंग्स से पटता नहीं था, पटरी नहीं खाता था। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के साथ जो परिषद मिली थी
वो परिषद हमेशा वारेन हेस्टिंग्स के विरोध में होती थी। अब वारेन हेस्टिंग्स बेचारा कोई भी काम करना चाहता तो ये तीनों विरोध कर देते और इस तरह से अपने संपूर्ण कार्यकाल में वारेन हेस्टिंग्स परिषद से बहुत पीड़ित रहा। तो इस प्रकार ये व्यवस्था चली, जैसे भी चली ये व्यवस्था इसी प्रकार चली, इन चारों के साथ चली, कठिनाई से चली। और इस कानून में क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण बदलाव इस कानून में हुए रेगुलेटिंग एक्ट में, वो ये कि 1773 के ही अंतर्गत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कहाँ हुई? कोलकाता में, आज का कलकत्ता, पहले का कलकत्ता, आज का कोलकाता। इस तरह से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, वो भी 1774 में। इसमें न्यायाधीश जो थे, न्यायाधीश वो 1 और 3, एक सर्वोच्च यानी मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके भी नाम जान लें। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, इनका नाम था मुख्य न्यायाधीश का सर एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उसमें चेम्बर्स, एक का नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, एक का नाम था चेम्बर्स, एक व्यक्ति का नाम था लिमेस्टर और एक न्यायाधीश का नाम था हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, 3 + 1 4 न्यायाधीश, 1 न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट, ये 3 न्यायाधीश थे। आज के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरह इसकी भी विशेषता ये थी कि यह एक अभिलेखी न्यायालय था। यह एक अभिलेख न्यायालय था। कैसा न्यायालय था? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये कि ऐसा न्यायालय जिसके निर्णय निचले न्यायालय पर कार्यान्वित होते हों, जिसके निर्णय नीचे के सभी न्यायालय मानते हों, ऐसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो ये एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध जो अपील हो सकती थी वो प्रिवी काउंसिल में ही मात्र हो सकती थी। विरुद्ध अगर अपील होती थी तो वो प्रिवी काउंसिल में ही केवल हो सकती थी, अन्य कहीं नहीं। प्रिवी काउंसिल मतलब ब्रिटेन का जो न्यायालय था वहां केवल हो सकती थी, सम्राट के न्यायालय में। तो इस तरह से भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई। सुप्रीम कोर्ट चाहे जैसा था, लेकिन एक सांकेतिक रूप से एक पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा आई। अगर हम लोग इसकी समीक्षा करें, इसमें क्या हुआ, तो हम लोग देखेंगे कि इस कानून ने जो काम किया वो ये कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। यानी कंपनी पर नियंत्रण करना इस उद्देश्य, इसका जो है इस कानून का उद्देश्य रहा है। इसमें एक जो जरूरी काम किया गया था वो ये था कि चाहे वो मामला राजस्व का हो, चाहे वो मामला सैन्य का हो या अन्य कोई विषय हो, इस मामले में कोई भी कार्य अगर कंपनी करती है, कोई निर्णय लेती है, तो उसकी जानकारी उसे निदेशक मंडल को
यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होती थी। तो राजस्व के मामले, सैन्य के मामले, अन्य मामले जो भी होते थे उसकी सूचना, मामलों की सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होती थी, ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। तो इस तरह से ये नियंत्रण का एक रूप कि ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था। उसके अलावा एक और कार्य हुआ था कि कंपनी के जो कर्मचारी होंगे, कंपनी के कर्मचारी बिना लाइसेंस व्यापार नहीं करेंगे, बिना लाइसेंस व्यापार नहीं करेंगे। एक काम यह हुआ कि बिना लाइसेंस उन्हें व्यापार नहीं करना था और साथ साथ उन्हें उपहार या रिश्वत कह लीजिए, उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंपनी के अनेक कार्यों पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा करके ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को अपने कठोर नियंत्रण में ले लिया 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो ये एक्ट जो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट है, आपने देखा कि किस तरह से इस एक्ट के माध्यम से सरकार कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। अब इसके पश्चात हमें 1781 में आए एक एक्ट को देखना है और उसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करेंगे हम लोग। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो एक सुधार है और उसी सुधार के क्रम में हमें इसे देखना है। तो नेक्स्ट जो कानून है, अगला जो कानून है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके कई और नाम बताए गए हैं, जैसे संशोधनात्मक एक्ट या बंगाल जुडिकेटर एक्ट। इसको एक और नाम दे लीजिए, संशोधनात्मक एक्ट 1781। एक और नाम बंगाल जुडिकेटर, बंगाल जुडिकेटर एक्ट 1781। किस तरह से इसके तीन नाम प्रचलित हैं, जाने जाते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसी को संशोधनात्मक एक्ट या फिर बंगाल का जुडिकेटर एक्ट भी इसे कहते हैं। कार्य इसका क्या था, उद्देश्य इसका क्या था? तो 1773 के एक्ट में जो व्यावहारिक दोष थे, 1773 उद्देश्य इसका देख लें तो इसका उद्देश्य होगा 1773 के एक्ट के व्यावहारिक दोषों को दूर करना, व्यावहारिक दोषों को दूर करने की कोशिश इसमें की गई। तमाम व्यावहारिक दोष थे उनको दूर करने की कोशिश की गई। दरअसल इसमें क्या था कि ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क, इसको जान लें कि ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति, ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष
एडमंड बर्क का नाम है एडमंड बर्क। बर्क के सुझाव पर ये एक्ट ऑफ जुडिकेचर लाया गया था ताकि जो है 1773 के एक्ट में जरूरी सुधार किए जा सकें। तो जो सुधार हुए वो ये कि कलकत्ता की जो सरकार थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी उन्हें विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो अगला जो स्टेप हुआ वो ये कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनके लिए विधि बनाने का अधिकार 1773 के एक्ट के व्यवहारिक दोष जो थे उनको दूर करना था। और उन व्यवहारिक दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की जो प्रवर समिति थी, प्रवर समिति ने उसके अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर 1781 में जो है वो संशोधनात्मक एक्ट लाया गया, जिसे 1781 का एक्ट ऑफ 1781 या फिर बंगाल जुडिकेटर एक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें जो परिवर्तन किए गए, जो कार्य किए गए वो हम देखेंगे क्रम से। पहला कार्य इसमें हुआ कि बंगाल की जो सरकार थी, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों सरकारों की दीवानी का अधिकार जो है वो कोलकाता की सरकार को दे दिया गया। यानी कोलकाता, पहले का कलकत्ता, कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये कोलकाता की सरकार को विधि बनाने के लिए कर देते हैं, यहां के लिए कोलकाता की सरकार को विधि बनाने की शक्ति दी गई। तो जो महत्वपूर्ण चेंज हुए उसमें क्या कि कोलकाता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगह की विधियों को बनाने, विधि निर्माण की भी शक्ति उन्हें दे दी गई। इसके अलावा अब देखेंगे आप कि कोलकाता की सरकार के पास दो तरह की शक्ति आ गई। कोलकाता की सरकार के पास दो प्रकार की शक्ति आ गई, यानी कोलकाता या पहले की कलकत्ता कहेंगे, तो कलकत्ता की सरकार के पास कलकत्ता की जो सरकार के पास थी वो दो शक्ति उसके पास आ गई। दो शक्ति क्या क्या? एक तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस रेगुलेटिंग एक्ट की तरह या उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उसे 1773 के रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार क्या अधिकार प्राप्त थे? तो अधिकार प्राप्त थे कि मद्रास और मुंबई इन दोनों प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया था और विधि बनाने की शक्ति उनको मिल गई थी। अब क्या हुआ? तो पहले से तो उनके पास शक्ति अधिक थी 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। इनके अंतर्गत ये मुंबई, मद्रास, बंगाल, ये तीनों जो है उनको मिला हुआ था। अब जो उनको मिल गया वो बंगाल, यानी 1781 के एक्ट के अनुसार उन्हें जो मिल गया, एक तो 1773 एक्ट के अनुसार मिला और एक 1781 के अनुसार क्या क्या मिल गया उन्हें? तो बंगाल, बिहार,
उड़ीसा, इनको विधि बनाने की शक्ति यहाँ भी मिल गई। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कलकत्ता की सरकार को, कलकत्ता की जो सरकार है, कलकत्ता की जो सरकार है उसको क्या क्या मिल गया? तो 73 के अनुसार उसे मुंबई, मद्रास, बंगाल उसके लिए विधि बनाने की अधिकारिता प्राप्त, और यहाँ 1781 के अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के काम में भी कुछ 1781 में चेंज किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के काम में भी। तो सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर कुछ परिवर्तन हुआ, उसको देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय में के कार्य में एक परिवर्तन किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जब कोई विधि या कानून बनाएगा, आदेश देगा, तो वो भारत के लोगों के धार्मिक मामले, रीति रिवाज वाले मामले, परंपरा वाले मामले, इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज, परंपरा मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बात किया गया कि सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के धार्मिक मामले में, उनके रीति रिवाजों यानी रिचुअल्स के मामले में, परंपराओं के मामले में कोई ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे भारतीयों की इस स्थापित व्यवस्था में कोई परेशानी आए। सबका सम्मान करेगा या ध्यान रखेगा। उसके अलावा दूसरा जो सर्वोच्च न्यायालय के मामले में हुआ वो ये कि गवर्नर जनरल की काउंसिल पर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त कर दी गई। यानी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल पर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त। इस तरह से सरकार को और मजबूत कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। एक और कार्य होता था कि समिति यानी कि गवर्नर जनरल की जो समिति थी, गवर्नर जनरल की समिति, तो ये समिति जब कोई निर्णय या कानून बनाती थी, यानी समिति द्वारा बनाए गए कानून या निर्णय, द्वारा बनाए गए कानून का पंजीकरण सर्वोच्च न्यायालय में करना पड़ता था, उससे भी मुक्ति मिल गई। यानी गवर्नर जनरल की समिति द्वारा बनाए गए कानून का पंजीकरण सर्वोच्च न्यायालय में जरूरी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय में आवश्यक नहीं रहा। इस तरह से आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को किस प्रकार घटाया गया। उसके अलावा जो प्रांतीय न्यायालय थे, प्रांतीय न्यायालय, वहां क्या किया गया? तो प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध, प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध गवर्नर जनरल की परिषद में अपील की जा सकती थी। तो प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध जो अपील होती थी, विरुद्ध अपील गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में हो सकती थी, गवर्नर जनरल की परिषद में की जा सकती थी। इस तरह से
प्रांतीय न्यायालयों को जो उनकी जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी, यूं कह लीजिए कि वो सर्वोच्च न्यायालय की तरफ न हो करके गवर्नर जनरल की या 100% गवर्नर जनरल की थी। इसके अलावा अगला जो मामला था सर्वोच्च न्यायालय का, वो 5,000 पाउंड 5,000 पाउंड से अधिक 5,000 पाउंड से अधिक जो विवाद होंगे, 5,000 पाउंड से अधिक रुपए के जो विवाद होंगे, उनको प्रीवी काउंसिल में उनकी जो है वो ब्रिटिश सम्राट के पास बल्कि भेज दिए जाएंगे। 5,000 पाउंड से अधिक के मामले 5,000 से अधिक के जो मामले होंगे वो ब्रिटिश सम्राट के कोर्ट में भेज दिए जाएंगे। ब्रिटिश सम्राट को हस्तांतरित हो जाएंगे। तो 5,000 से अधिक मामले, अगर 5,000 पाउंड से अधिक मूल्य के मामले हैं तो वहां चले जाएंगे। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता भी समाप्त कर दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता समाप्त हो गई। अब सर्वोच्च न्यायालय को केवल और केवल फौजदारी और राजनीतिक मामले ही देखने थे। राजस्व के मामले उसके पास से हटा दिए गए। अब राजस्व का मामला उसके पास नहीं रहा। इस तरह से देखें तो ये जो सुधार का एक्ट था 1781 का सेटलमेंट एक्ट, इसमें सरकार को मजबूत किया गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को घटा दिया गया। राजस्व के विवाद को समाप्त करने के लिए, यानी राजस्व के विवाद को समाप्त करने के लिए राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। राजस्व मंडलों की स्थापना की गई ताकि राजस्व के जो विवाद हो वो आसानी से राजस्व मंडलों में हल हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि आपको भारतीयों के धार्मिक मामले, रीति रिवाज के मामले, परंपराओं के मामले में आपको किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है और अपने आदेशों में आप इन चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे। इस तरह से 1773 का एक 1781 का एक 1773 के एक्ट में जो व्यवहारिक दोष थे, जो कमियां थी, उनको दूर करने का एक प्रयास था। हालांकि ये प्रयास बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए थे। फिर इसके पश्चात बहुत जल्दी एक और एक्ट लाना पड़ा जिसको कहते हैं 1784 का एक्ट या पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसको कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि 1781 के सेटलमेंट एक्ट में कोई बहुत सुधार नहीं हो पाया। यद्यपि 1781 के सेटलमेंट एक्ट में टाइम भी ज्यादा नहीं मिला, 1781 के बाद जस्ट 84 में, तो अधिक सफलता न मिलने पर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इस एक्ट के में जो उद्देश्य थे, उसका उद्देश्य यही था कि कंपनी के स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो रहा था। 1773, 1781, 1784 का समय आते आते कंपनी जो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी थी, अब वो बढ़ करके बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। इसलिए कंपनी ने इस समय तक भारत के कई क्षेत्रों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो इस राज्य पर ब्रिटिश क्राउन का शासन चल सके या नियंत्रण स्थापित हो सके, इसके लिए
पिट्स का इंडिया एक्ट लाया गया। तो इसके उद्देश्य अगर थे तो पहले उद्देश्य में देख लें। अगर उद्देश्य को देखना चाहें तो देखेंगे कि उद्देश्य जो था वो कंपनी के ब्रिटिश क्षेत्र पर क्राउन का अधिकार या नियंत्रण बढ़ाना, कि अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित हो जाए। अधिकार या नियंत्रण बढ़ाने की बात है कि अधिक से अधिक नियंत्रण स्थापित हो जाए, इसीलिए इसका नाम ही था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस नियम का एक नाम ही दिया गया भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, जो ये बताता है कि भारत में कंपनी ने जितने भी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है, जितने भी क्षेत्रों को अपने शासन के अंतर्गत ले लिया है, उन पर ब्रिटिश सरकार की अधिकारिता सुनिश्चित हो जाए। तो जो प्रावधान इसके लिए किए गए वो प्रावधान क्या क्या हैं, ताकि इस नियम को, इस एक्ट को बनाने का उद्देश्य प्राप्त हो। तो इसके जो प्रावधान थे हम उसको देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान इसमें शामिल किए गए। सबसे पहला काम तो ये किया गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलाप अलग किए गए, यानी अलग हो गए, यानी कि व्यापारिक कार्य अलग और राजनैतिक कार्य अलग। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी राजनैतिक नहीं बल्कि एक व्यापारिक कंपनी थी और वो भारत में व्यापार करने ही आई थी। उसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। कंपनी का नारा हुआ करता था भूभाग नहीं व्यापार, लेकिन 1784 तक आते आते कंपनी ने बहुत बड़े भूभाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसलिए अब वो व्यापारिक शक्ति के साथ साथ एक राजनीतिक शक्ति भी बन चुकी थी। इसलिए 1784 के इस एक्ट में कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक शक्ति को अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप जो थे, व्यापारिक क्रियाकलाप जो थे, इसके लिए आप जानते हैं कौन जिम्मेदार था या किसके अंडर में था? ये निदेशक मंडल के अंदर में था। तो इसे निदेशक मंडल के अंदर में ही रहने दिया गया। जो निदेशक मंडल थे उस निदेशक मंडल को ही व्यापारिक कार्यों की अधिकारिता उसके पास थी, लेकिन राजनीतिक क्रियाकलाप जो थे उसके लिए व्यवस्था बदली गई। राजनीतिक में आप कह सकते हैं सैनिक मामले और असैनिक मामले, सैन्य और राजस्व संबंधी मामले क्या है, तो इसको हम लोग थोड़ा कंफर्म कर लें। सैन्य मामले, असैन्य मामले, राजस्व मामले, यानी राजनीतिक जो विषय थे सैन्य मामले, असैन्य मामले और राजस्व मामले, इनके लिए, इनके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए 6 सदस्यीय, इसके लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको कहते हैं नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। यानी कंपनी का व्यापारिक काम निदेशक मंडल देखेगा, कंपनी के राजनीतिक कार्य चाहे वो सैनिक मामले हो, चाहे असैनिक या राजस्व से संबंधित मामले हो, इसके लिए 6 सदस्यों की एक नियंत्रक मंडल बन गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया। और ये 6 नियंत्रक मंडल ही अब कंपनी के इन मामलों को देखेंगे। इसमें 6 सदस्यों में एक एक्सचेकर हुआ करता है,
एक भारत का एक राज्य सचिव बनता है और 4 सदस्य इसके प्रीवी काउंसिल से आते हैं, 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल। और इनका चयन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका चयन कौन करेगा, तो इनका चयन करेगा ब्रिटिश सम्राट को, इनका चयन करना था। चयन इनको कौन करेगा, चयन वो ब्रिटिश सम्राट। इस प्रकार आप देखेंगे कि नियंत्रक मंडल के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित कौन करेगा, ब्रिटिश सम्राट। अर्थात अब सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार कंपनी को नियंत्रित कर रही है अपने नियंत्रक मंडल के माध्यम से। अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हमारे सामने उभर करके आते हैं। अगर जाने तो देखेंगे कि भारतीय उपनिवेश के 2 शासक, यहां पर भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हुए। 2 शासक कौन, एक तो अभी अभी हम लोगों ने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक निदेशक मंडल जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार देखेगा। तो कंपनी को कौन देखेगा, या कंपनी का यानी कंपनी का कार्य वो निदेशक मंडल करेगा। और कंपनी के राजनीतिक कार्य दूसरा नियंत्रक मंडल। और ये नियंत्रक मंडल के माध्यम से कौन, ब्रिटिश क्राउन करेगा, स्वयं सम्राट करेगा। तो इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि इस समय तक कंपनी को भारत में, जो भारत का उपनिवेश स्थापित हो चुका है, उसमें एक निदेशक मंडल और दूसरा सम्राट, 2 राज्य काम कर रहे हैं, 2 तरह से शासन चल रहा है। एक और कार्य क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे, आपको ध्यान होगा 4 सदस्य जिनका नाम था फिलिप, फ्रांसिस, मानसन, क्लेवरिंग और बरवेल। अब उनकी संख्या घटाकर 3 कर दी गई, क्योंकि बड़ा बवाल हुआ था उसमें, चारों की आपस में बनती नहीं थी, खासतौर से चारों में से 3 की, हेस्टिंग्स की नहीं बनती थी। इसलिए इस व्यवहारिक दिक्कत को दूर करते हुए अगला कदम जो उठाया गया इस एक्ट में वो ये था कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई, 4 से 3 कर दिया गया। यानी अब 3 सदस्य थे, पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, बहुमत से निर्णय लेना होता था, अब 3 सदस्य हो गए। अब निर्णय लेने में गवर्नर जनरल को बड़ी सहूलियत होने लगी। प्रांतीय परिषदों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई। प्रांतीय परिषद की संख्या ये भी 4 से 3 कर दी गई। तो यहां भी 4 से 3 कर दिया गया। तो एक अगला परिवर्तन इसमें हुआ। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात आया वो ये कि प्रांतीय सरकारों या प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने की शक्ति गवर्नर जनरल को मिली। गवर्नर जनरल को, ठीक है। इसमें एक शर्त थी कि केंद्र के अनुसार या केंद्रीय सरकार के अनुसार न चले। केंद्रीय सरकार के अनुसार अगर प्रांत की व्यवस्था नहीं चलती है तो गवर्नर जनरल क्या करेगा, प्रांत की सरकार को बर्खास्त कर देगा।
ठीक आज के संविधान में अनुच्छेद 356, इसमें ऐसा होता है कि अगर प्रांत की सरकार, प्रदेश की सरकार संविधान के अनुसार और व्यवहार में कहें तो सरकार के अनुसार नहीं चल रही, तो उसे 356 के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया जाता है, राजपद शासन लगाया जाता है। उस तरह की चीज यहाँ पर पहली बार हमें देखने को मिल रही है कि प्रांतों की सरकार को गवर्नर बर्खास्त कर सकता था। उसके अलावा एक और कार्य, भारत में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी हैं, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों भारत में जो अंग्रेज अधिकारी होंगे, तो भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों के लिए, अवैध कार्यों के लिए ब्रिटेन में एक कोर्ट बनाई गई। ब्रिटेन में एक कोर्ट बनाई गई। ध्यान रहे कि ये कोर्ट ब्रिटेन में बनी। अगर ब्रिटिश अफसर गलत कार्य करेगा तो उसकी सजा भारत में स्थित कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। उसकी सुनवाई भारत में स्थित सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए अलग से कोर्ट कहां बनाई जा रही है? ब्रिटेन में बनाई जा रही है। ये अपने आप में यह है कि भाई चलिए ब्रिटेन में वो कोर्ट क्या करती है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग तो वहां जान नहीं पाएंगे कि वहां किस तरह से उस अपराधी या अधिकारी अपराधी के विरुद्ध कोर्ट क्या कर रही है। तो इस तरह से 1784 का जो एक्ट था, उस एक्ट ने 1773 के एक्ट में तमाम संशोधन किए और कुल मिला जुला करके कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को कमजोर किया गया, सरकारों को मजबूत किया गया, गवर्नर जनरल को मजबूत किया गया। अब इस बीच एक छोटा सा एक्ट और आता है, वो है 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट, एक्ट ऑफ 1760, इसको कह लीजिए कि 1786 का एक्ट, यानी एक्ट ऑफ 1786। इसका एकमात्र उद्देश्य था, इसके उद्देश्य को जब आप देखेंगे तो इसमें है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कॉर्नवालिस को, ठीक ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसको गवर्नर जनरल बनाना या गवर्नर जनरल बनने के लिए मना लेना। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको गवर्नर जनरल बनाना। दरअसल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो ब्रिटिश राजघराने से संबंध रखते थे, बड़े भद्र व्यक्ति थे और बड़े प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। कॉर्नवालिस साहब को जब कहा गया कि आपको कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, तो उन्होंने रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उनके मनपसंद लायक यह पद नहीं था। तो इस पद में संशोधन किया गया और संशोधन करके गवर्नर जनरल के पद के अधिकार को और बढ़ाया गया, ताकि लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके लिए मान जाएं। और उनको बनाने के लिए एक लाइन इस एक्ट को, एक स्पेशल एक्ट इसीलिए लाया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस मान जाएं। इसमें जो काम किया गया वो ये कि विशेष परिस्थिति में एक लाइन जोड़ी गई कि विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय, गवर्नर जनरल क्या करेगा? परिषद के निर्णय को बदल सकता है
ठुकरा सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है। परिषद कौन? गवर्नर जनरल की जो परिषद है जिसमें 3 सदस्य हैं, इनको मिलकर के कोई काम करना है। लेकिन अगर तीनों ने कुछ कहा, गवर्नर जनरल को पसंद नहीं, तो गवर्नर जनरल क्या करेगा? कहेगा विशेष परिस्थिति, और विशेष परिस्थिति में वो परिषद के निर्णय को पलट सकता है। ये अधिकार दिया गया और इस तरह से कार्नवालिस के लिए एक बड़ा सा अधिकार मिला कि चलिए भाई अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना ही नहीं, गवर्नर जनरल को एक और शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति बना दिया गया। मुख्य सेनापति बना दिया गया। अब ये भी कमी दूर कर दी गई कि अब युद्ध करने के लिए भी कार्नवालिस को किसी से पूछना नहीं था। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जहां से नियंत्रण होना था, राजनीतिक नियंत्रण और सैन्य मामलों का नियंत्रण होना था, अब उसे काफी कमजोर करके स्पेशली लॉर्ड कार्नवालिस को सेनापति भी बनाया गया और साथ साथ विशेष परिस्थिति दिखा करके वह अपने परिषद के निर्णय को पलट सकें, ये अधिकार भी उन्हें दिया गया। और इन अधिकारों के साथ लॉर्ड कार्नवालिस साहब भारत के गवर्नर जनरल बने। तो लॉर्ड कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए ही मात्र एक कानून लाया गया जिसे 1786 का एक्ट कहा जाता है। अब जो एक्ट हमारे सामने आएगा इसके बाद है 1793 का एक्ट, यानी एक्ट ऑफ या 1793 का राजलेख, 1793 का राजलेख यानी चार्टर ऑफ 1793। लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर थे, बहुत कुछ करना नहीं था, उनके अनुसार ही चीजें सब चल रही थी। ऐसे में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। थोड़ी बहुत चेंज इसमें किए गए। जो चेंज किए गए वो ये कि कंपनी की अधिकारिता को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी जो थी, कंपनी की अधिकारिता को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। दरअसल 1773 में भी 20 वर्ष का ही समय दिया गया था। तो 1773 से 1793 तक कंपनी के पास अधिकार थे। फिर 1793 में एक राजलेख आया, एक चार्टर आया और अब कंपनी के अधिकार को फिर से 20 साल के लिए कंटिन्यू किया गया। इसका मतलब हुआ कि 1793 से लेकर अब कंपनी 1813 ईस्वी तक काम कर सकती है। तो 1813 ईस्वी तक जो है काम करने की व्यवस्था हो गई। दूसरा काम किया गया कि जो ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ब्रिटेन में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 लोग थे। कितने लोग? 6 लोग थे। इनका वेतन भारत से दिया जाना सुनिश्चित किया गया। यानी अब इन्हें वेतन कहां से मिलेगा? अब वो उनका वेतन भारत से मिलेगा, कंपनी से मिलेगा। कंपनी की आय से, भारतीय आय से इनको वेतन दिया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये 1793 के एक्ट में जोड़ा गया। उसके अलावा लिखित विधि का शासन भी प्रारंभ किया गया। तो लिखित विधि का शासन शुरू हुआ कुछ मामले में, बड़े सीमित मामले में। और एक चीज जो जोड़ा गया वो ये कि सभी कानूनों, सभी विधियों की व्याख्या न्यायालय को करना था। सभी विधियों की व्याख्या कौन करेगा? तो न्यायालय करेगी। कौन करेगा?
न्यायालय करेगी। तो इस तरह से इसमें 3-4 चीजें लाई गई 1793 के एक्ट में। एक तो कंपनी का ड्यूरेशन टाइम बढ़ा दिया, दूसरा ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रक मंडल बना जिसमें 6 लोग ब्रिटेन में थे, उनको वेतन अब हुआ वही भारत से दिया जाएगा। और उसके बाद जो है लिखित विधि का शासन सीमित अर्थ में आया और सभी विधियों की व्याख्या के लिए कोर्ट को कहा गया कि अब न्यायालय सभी विधियों की व्याख्या करेगी। इसके बाद आया 1813 का राजलेख। अब आते हैं हम अगले 1813 का राजलेख। अगला जो कानून है 1813 का राजलेख, चार्टर ऑफ 1813, चार्टर ऑफ 1813। जैसा कि अभी भी आपने देखा कि 1793 में कंपनी को 20 साल का मौका मिला था, जो 1813 में खत्म हुआ। तो सबसे पहले तो कंपनी के अधिकार को कंटिन्यू करना होगा। तो पहला काम क्या था कि कंपनी के अधिकार को कंटिन्यू किया गया। हाँ, ये देख लें कि इसका उद्देश्य क्या रहा हो। 1813 के राजलेख का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये कि मिशनरियों को भारत में प्रवेश देना। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ है वो क्या है कि ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश। तो ये कोशिश थी ईसाई मिशनरियां भारत में प्रवेश करें और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी। कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त करने की बात की गई। दूसरा काम था कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य 1813 के राजलेख के थे। 1813 के चार्टर एक्ट के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य आपके सामने हैं। तो इन्हीं से संबंधित प्रावधान लाए गए। तो जो प्रावधान हैं अब उन पर हम बात करेंगे कि कौन से प्रावधान ले आए गए। तो पहला काम हुआ कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। प्रचार की अनुमति यानी ये धर्म प्रचार करेंगी, इसकी अनुमति इन्हें मिल गई। उसके अलावा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ। दूसरा काम किया गया इसमें दूसरे प्रावधान, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। हालांकि चीन और चाय, ध्यान रहे, चीन चाय छोड़कर, मतलब चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये दो व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। बाकी जितने भी व्यापार थे इनको छोड़कर, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इन दो को छोड़कर शेष जितने भी व्यापारिक अधिकार थे कंपनी के, वो सभी समाप्त कर दिए गए। और समाप्त करने के साथ साथ इन्हें क्या किया गया, ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों के लिए व्यापार को खोल दिया गया। तो इस तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। और चीन और चाय, इतने ध्यान रखना है आपको कि चीन और चाय ये दोनों अधिकार अभी भी कंपनी के पास हैं। बाकी आम ब्रिटिश नागरिक के लिए भारत से व्यापार करने
का जो लाइसेंस था वो सबके लिए दे दिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण बात आई कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हालांकि ये 1 लाख रुपए तमाम सालों तक खर्च नहीं किए गए, क्योंकि ये निर्णय ही नहीं हो पाता था कि 1 लाख रुपए खर्च कहाँ करेंगे, कौन सी शिक्षा पर खर्च करें, किधर खर्च करें, स्कूल को दें, किसको दें। लेकिन हाँ, 1813 के इस एक्ट के अंतर्गत कम से कम इस बात को शामिल किया गया कि भारतीयों की शिक्षा के बारे में भी सोचा जाए। उसके अलावा जो स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, स्वायत्त शासी जो संस्थाएं थी, इनको करारोपण यानी करारोपण का अधिकार प्राप्त की। स्वायत्त शासी संस्थाएं करारोपण कर सकती थी। तो स्वायत्त शासी संस्थाओं को कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार मिला, जैसे कि नगरों की नगरपालिका या ग्रामीण स्तर की पंचायत आदि, इनको अगर ये स्वायत्त शासी संस्थाएं रही होंगी तो इन्हें टैक्स लगाने का, कर लगाने का अधिकार दिया गया। उसके अलावा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकारों से जो विधि बनेगी, कि सरकारों से निर्मित विधि, की सरकारों से निर्मित विधि का अनुमोदन ब्रिटिश संसद से होगा। यानी ब्रिटिश संसद से अनिवार्य कर दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश संसद की जो पकड़ थी कंपनी पर, वो बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि अब कोई भी सरकार, ब्रिटिश क्षेत्र की कोई भी सरकार अगर कोई विधि निर्मित करती है तो उसका अनुमोदन ब्रिटिश संसद से होना अनिवार्य कर दिया गया। अर्थात बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की सहमति के, अनुमोदन के भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी कानून लागू नहीं किए जा सकते थे। इस तरह से 1813 का ये राजलेख कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण साबित